नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना हरियाणा सुबह सवेरे की खबरों के साथ। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। खबरों की शुरुआत करेंगे हरियाणा की सियासी हलचल के साथ। केंद्र सरकार ने इस बार के बजट में हरियाणा को एम्स की सौगात दी, जिसके बाद अब इस पर श्रेय लेने की होड़ भी शुरू हो गई है। कैसे, देखिए ये रिपोर्ट। धरने पर बैठे इन लोगों की मुराद पूरी होने के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत धरना खत्म करवाने पहुंचे और मनेठी में एम्स की मांग को लेकर धरने पर बैठे लोगों का धरना खत्म करने की औपचारिकताएं निभाई। इस मौके पर हरियाणा को एम्स मिलने का श्रेय राव साहब ने खुद को दिया। हालांकि सहयोग तो मुख्यमंत्री जी का भी था, क्योंकि उन्होंने लिखित के बिना काम नहीं चलता, राउंड उन्होंने करी तो इसके बिना काम नहीं चलता। लेकिन अगर मैं यूं कहूं कि अगर मैं प्रधानमंत्री से नहीं मिला होता, रोक तक चली और मैं यूं कहूं कि से नहीं मिला होगा, और मैं अगर यूं कहूं कि पीयूष गोयल जब उनके बीमार होकर के और चले गए थे इलाज के वास्ते अमेरिका, अगर मैं पीयूष गोयल से नहीं मिला होता तो शायद इस बजट में हमारा नंबर नहीं आया होता। राव साहब ने साफ कह दिया कि रेवाड़ी को एम्स की सौगात उन्हीं के देन है। राव इंद्रजीत ने यहाँ तक कह दिया कि अगर एम्स नहीं मिलता तो इस बार हरियाणा में बीजेपी को 2 सीटें भी नहीं मिलती। मुख्यमंत्री का चला हुआ ऐलान और तुम मंजूर करना चाहते हो, इसी बार तो 4 सीटें आपकी, अगर अब 47 हैं, अगर इस बार आप करे कराए ऐलान के ऊपर पानी फेरते तो 2 मिलेंगे। हालांकि विरोधी कुछ और ही कह रहे हैं। अहिरवाल के ही कांग्रेस नेता कैप्टन अजय यादव का कहना है कि रेवाड़ी को एम्स का मिलना विपक्ष के नेताओं और 28 गांव के संघर्ष का नतीजा है। एम्स का जो फैसला है वो संघर्ष की वजह से हुआ है, जिसमें तमाम विपक्ष 28 गांव के लोगों ने संघर्ष किया, वरना 3 साल पहले इसकी घोषणा होगी थी। और अगर इंद्रजीत सिंह जी इस मामले में अगर सजग रहते तो अब तक तो वहाँ बिल्डिंग बननी शुरू हो जाती। काबिले गौर है कि बजट में हरियाणा के रेवाड़ी में एम्स बनाने की घोषणा की गई थी। इस ऐलान के बाद से ही एम्स पर श्रेय लेने की होड़ लग गई है और अब देखना होगा कि इस होड़ में और कौन कौन शामिल होता है। रेवाड़ी से पवन कुमार, न्यूज़ 18 हरियाणा। और आइए आपको एक बार फिर सुनवाते हैं राव इंद्रजीत सिंह का वो बयान, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर इस बजट में एम्स नहीं मिलता तो हरियाणा में बीजेपी को 2 सीटें भी लानी मुश्किल होगी। मुख्यमंत्री का चला हुआ ऐलान और तुम मंजूर करना चाहते हो, इसी बार तो 4 सीटें आपकी, अगर अब 47 हैं, अगर इस बार आप करे कराए ऐलान के ऊपर पानी फेरते तो 2 मिलेंगे। वहीं जींद उपचुनाव में जीत के बाद झारखंड में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को गुरु मंत्र देने के लिए सीएम मनोहर लाल भी पहुंचे। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने झारखंड के चाईबासा और जमशेदपुर में हरियाणवी अंदाज में कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ाया और गुरु मंत्र दिए। सीएम मनोहर लाल ने केंद्र सरकार की योजनाओं की भी जमकर तारीफ की। मीडिया से बातचीत में जींद उपचुनाव में कांग्रेस की करारी हार पर निशाना भी साधा। इसके अलावा सीएम मनोहर लाल ने पश्चिम बंगाल में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली पर रोक लगाने पर ममता बनर्जी सरकार को भी आड़े हाथों लिया। कि लोकतंत्र का एक प्रकार से व्यवहार वो होना चाहिए, सबको अपनी बात रखने का अधिकार होता है और एक चुने हुए मुख्यमंत्री वो किसी प्रदेश में जाकर के अपनी बात नहीं रख सकते तो सामान्य व्यक्ति का क्या हाल होगा। इसलिए ये भी जो भी कोई काम इन्होंने ममता बनर्जी ने किया है वो निंदनीय है, वो एक लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। श्री रणदीप सुरजेवाला जो उनके स्पोक्स पर्सन है वो खुद मैदान में उतरे ये मान करके कि इतने बड़े नेता को कौन हरा सकता है। वो तीसरे स्थान पर आए और उनकी जमानत जब्त होते होते बच गई। इसलिए कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है। कांग्रेस के घर में, जिसको हरियाणा में टोटा कहते हैं, टोटा आ गया है, घाटा आ गया है, रिक्तता आ गई है, वो उनकी रिक्तता पूरी हो नहीं सकती। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पश्चिम बंगाल के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। केजरीवाल ने कहा कि पीएम मोदी जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को परेशान कर रहे हैं। इसके अलावा हरियाणा में जननायक जनता पार्टी से गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि अच्छे लोगों को साथ आना चाहिए और अच्छे लोग साथ आएंगे। केजरीवाल ने यह भी कहा कि देश में तीसरे मोर्चे में लोग साथ आ सकते हैं। मुझे लगता है ये ममता दीदी के लिए बहुत बड़ी जीत है
जिस तरह से मोदी जी जब से बने हैं पिछले 5 साल में, तब से विपक्ष की सरकारों को वो चलने नहीं दे रहे। दिल्ली में हमारी एंटी करप्शन ब्रांच थी दिल्ली सरकार की, मोदी जी ने पैरामिलिट्री फोर्स भेज के उस पर कब्जा कर लिया। आज 70 साल भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि कोई केंद्र सरकार राज्य सरकार के किसी इंस्टीट्यूशन पे फोर्सेस भेज के कब्जा कर ले। उन्होंने मेरे घर पे पुलिस की रेड करा दी, मेरे बेडरूम की पुलिस छानबीन करके गई है। बताओ मैं कौन सा भ्रष्टाचारी नजर आता हूँ? हरियाणा में इनेलो और बसपा के बीच चुनावी गठबंधन टूटने की कगार पर है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हरियाणा में गठबंधन की समीक्षा करने के बाद ये संकेत दिए हैं। मायावती ने साफ कर दिया कि चौटाला परिवार के एक होने पर ही बसपा और इनेलो का गठबंधन हो सकता है। राजनीति के नए रिश्ते जोड़ती रक्षाबंधन की ये तस्वीर जींद उपचुनाव के नतीजों के साथ ही धुंधली पड़ गई है। राखी का ये बंधन एक उपचुनाव तक भी नहीं टिक पाया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने जींद उपचुनाव में इनेलो की शर्मनाक हार का ठीकरा चौटाला परिवार में जारी घमासान के सर फोड़ा है। लखनऊ में हरियाणा बसपा कमेटी की समीक्षा बैठक के बाद पार्टी ने बयान जारी किया और कहा, चौटाला परिवार में जारी आपसी घमासान से परिस्थितियां बदली हैं। इसके साथ साथ बीएसपी का इंडियन नेशनल लोकदल के साथ हुआ गठबंधन भी इससे प्रभावित होकर अछूता नहीं रहा, जो गठबंधन की आकांक्षाओं के विपरीत है। साथ ही इससे बीएसपी और इसके मूवमेंट को अब यहां लोकसभा और विधानसभा चुनाव में नुकसान हो सकता है। बीएसपी की शर्त है कि अगर गठबंधन जारी रखना है तो चौटाला परिवार को फिर एकजुट होना पड़ेगा। अब बीएसपी चौटाला परिवार के एक होने पर ही इनके साथ समझौता करके चुनाव लड़ने पर विचार कर रही है, वरना फिर हमारी पार्टी इस मामले में पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होगी। उधर बसपा सुप्रीमो के इस संदेश के बाद हरियाणा बीएसपी के प्रभारी मेघराज ने समीक्षा बैठक बुलाई। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि गठबंधन कायम रखने के लिए चौटाला परिवार को एक होना ही होगा। तरह से ये जो पार्टी की जो फूट है कि ना तो हमारे भाई जेजेपी वाले जीत पाए, ना हमारे इनेलो वाले जीत पाए, जिसका पूरा फायदा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को मिला। तो हमारी बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये मानना है, अगर भविष्य में आने वाले समय में भी ये लोग अलग अलग करके चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित तौर से इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। उनको पिछली बातों को भुलाकर एक मंच पर आना चाहिए। अगर इकट्ठा नहीं होते तो निश्चित तौर से हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी अपना फैसला लेने में सक्षम है। गौरतलब है कि इससे पहले दोनों दलों ने साल 1998 में मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ा था, जिसमें बसपा को 1 और इनेलो को 4 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। लेकिन विधानसभा चुनाव में दोनों दल अलग हो गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। तो वहीं डेरों की जांच को लेकर हाईकोर्ट ने पंजाब और हरियाणा को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने दोनों राज्यों से यह सवाल किया है कि 2014 में आदेश मिलने के बाद भी कितने डेरों की जांच की गई है। हरियाणा और पंजाब के डेरों को लेकर हाईकोर्ट ने एक बार फिर सख्ती दिखाई है। हाईकोर्ट ने डेरे में सर्च ऑपरेशन न चलाए जाने को लेकर दोनों राज्यों को फटकार लगाई है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार के नुमाइंदे डेरे में नतमस्तक होते हैं और इस मामले में अधिकारी भी सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने दोनों राज्यों से जवाब मांगा कि किस किस डेरे में कौन सा अधिकारी कब कब गया। 14/5/2014 को मानयोग हाई कोर्ट ने डायरेक्शन किया था पंजाब और हरियाणा स्टेट को कि भी वो पीरियोडिकली अपने जो भी उन्होंने जुडिक्शन दे विच डेरे आश्रम पैंदे ने उन्हों की लगातार चैकिंग करते रहणगे ते ये इंश्योर करनगे कि भी उत्थे कोई इलीगल एक्टिविटी ना होने पाए। लेकिन इस डायरेक्शन नूं पंजाब सरकार ने ते हरियाणा सरकार ने सीरीयसली नहीं लिया। इस ते कंटैम्प्ट फाइल हुई क्योंकि बहुत सारे इंसीडेंट ने जिहड़े वो साबित करते हैं भी जिहड़ी हाई कोर्ट दी मानयोग हाई कोर्ट दी डायरेक्शन सी उन्होंने कंप्लाई नहीं किया गया। दरअसल साल 2014 में हाई कोर्ट ने दोनों राज्यों की सरकार को ये आदेश दिया था कि वक्त वक्त पर राज्यों में फैले तमाम डेरों में सर्च अभियान चलाया जाए और डेरों की गतिविधियों पर नजर रखी जाए। ऐसा न किए जाने पर कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने तल्खी दिखाई। चंडीगढ़ से उमेश शर्मा, न्यूज़ 18 हरियाणा।
हरियाणा में एनएचएम कर्मचारी 2 दिन की हड़ताल पर चले गए। एनएचएम कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से इमरजेंसी सेवाएं, एम्बुलेंस और गायनी वार्ड पर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। खून से लिखी ये चिट्ठियां बयां कर रही है कि प्रदेश में नेशनल हेल्थ मिशन यानी एनएचएम कर्मचारी कितने परेशान हैं। मंगलवार से शुरू हुई 2 दिन की हड़ताल के बाद एनएचएम कर्मचारी सड़कों पर हैं, जिसका सीधा असर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ना लाजमी है, क्योंकि एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल का सीधा असर इमरजेंसी सेवाओं से लेकर एम्बुलेंस, एनआईसीयू वार्ड और गायनी वार्ड तक पर पड़ रहा है। और यह असर पूरे प्रदेश में देखने को मिला है। पूरे प्रदेश भर में एक बार फिर से एनएचएम कर्मचारियों ने 2 दिन की हड़ताल का ऐलान किया है और प्रदेश के तमाम जिलों में इसी तरह से एनएचएम के कर्मचारी सिविल हॉस्पिटल के सामने धरने पर बैठे। प्रदेश के अलग अलग अस्पतालों में हजारों की तादाद में पहुंच रहे मरीजों को इस हड़ताल के चलते कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एनएचएम कर्मचारियों का कहना है कि 2 दिन की उनकी हड़ताल है। अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती तो ये हड़ताल बढ़ भी सकती है। तो मान के चलिए कि इन 2 दिनों में अस्पतालों में जिस तरह की व्यवस्था होती है वो अब कहीं ना कहीं चरमरा सकती है, क्योंकि इनकी तरफ से ऐलान किया गया है कि सेवाएं बाधित होंगी। एनएचएम कर्मचारी खुद को नियमित करने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा वेतन विसंगतियों से लेकर सेवा नियम संशोधन की मांग भी की जा रही है। हमारा जो मुख्य मांग है वो है नियमितीकरण, आउटसोर्सिंग प्रथा बंद की जाए, 7th पे कमीशन का लाभ जो है एनएचएम कर्मचारियों को दिया जाए। सेवा नियम के अंदर विसंगतियां रह गई थी, मुख्यतः जो वेतन विसंगतियां रह गई थी उनको वो जो कमेटी बिठाई थी उसके अनुसार ही दूर किया जाए। सरकार का कोई रुख हमारे प्रति सकारात्मक नहीं है। उसी के संदर्भ में हम 2 दिवसीय हड़ताल पे हैं, लेकिन ये भी अवगत करा देना चाहते हैं कि अगर सरकार ने 2 दिन में मांगे नहीं मानी तो इसको अनिश्चितकालीन में तब्दील कर दिया है। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं कि कर्मचारियों की हड़ताल से मरीजों, तीमारदारों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि सरकार ये आश्वासन देते जरूर दिख रही है कि किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखने वाली बात ये कि क्या सरकार इन हड़ताली कर्मचारियों से बातचीत के लिए आगे आती है या फिर 2 दिनों की हड़ताल अनिश्चितकाल में तब्दील होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। और अब बात रोहतक, बहादुरगढ़ और गुरुग्राम की करेंगे, जहां जुर्म की वारदातों ने पुलिस के पसीने छुड़ा दिए। कहीं युवक की हत्या के बाद ग्रामीण गुस्से में नजर आए तो कहीं नकली सब इंस्पेक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर रिमांड पर ले लिया। लेकिन हद तो तब हो गई जब एक बच्चे ने शातिराना अंदाज में मोबाइल चोरी किया। हरियाणा में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। आए दिन वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। अब मंगलवार के दिन की ही बात की जाए तो जहां रोहतक में युवक की हत्या के मामले में गुगाहेड़ी के ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर एसपी आवास के बाहर जाम लगाया और पुलिस पर कार्रवाई न करने के आरोप लगाए। हालांकि पुलिस के आश्वासन के बाद जाम खुलवाया गया। वहीं बहादुरगढ़ पुलिस ने एक नकली सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया और पकड़े गए आरोपी से पुलिस की वर्दी और हरियाणा पुलिस का एक फर्जी पहचान पत्र भी बरामद हुआ। बता दें, आरोपी की गाड़ी से कई फर्जी नंबर प्लेट्स भी मिली हैं। दरअसल रोहतक के संदीप की शिकायत पर पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। गाड़ी से इधर पुलिस की वर्दी पहने गाड़ी के अंदर रख दिया था, इसको मतलब बनाया हुआ है और वर्दी कंप्लीट वर्दी है हरियाणा पुलिस। ये कहानी सिर्फ रोहतक और बहादुरगढ़ की नहीं, गुरुग्राम में तो एक छोटे से बच्चे ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। हैरान कर देने वाली इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। कितनी चालाकी से ये बच्चा महिला का फोन चोरी कर रहा है। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद है। सेक्टर 4 ओम स्वीट पर हुई ये वारदात बताती है कि छोटी उम्र के बच्चे भी गंभीर वारदातों में संलिप्त है। देखिए जरा कैसे सामान लेने आए ग्राहक का मोबाइल चोरी किया गया। लेकिन ऐसी वारदातें सवाल उठाती है कि समाज किस दिशा में जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। नियम, कायदे और कानून सबके लिए बराबर है, ये अक्सर हम सुनते हैं, लेकिन असल जिंदगी में ऐसा होता है? लेकिन
आज हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे, उसे देखकर आप भी कहेंगे कि कानून सबके लिए बराबर है। चेहरे पर मुस्कान यहां भी थी, चेहरे पर मुस्कान वहां भी थी। अब क्या करें, मामला ही कुछ ऐसा था। जो गाड़ी के अंदर बैठे वो सोनीपत के डेप्यूटी कमिश्नर हैं और जो बाहर सादे लिबास में हैं वो एसडीएम हैं। दोनों का टाकरा कुछ ऐसा हुआ कि ये भी मुस्कुराए वो भी हंस दिए। एसडीएम ने डीसी का चालान जो काट दिया। डीसी महोदय की गाड़ी का जो सीट बेल्ट ना लगाने पे, जो उनके ड्राइवर थे वो जा रहे थे गाड़ी में, सीट बेल्ट ना लगाने पे उनका चालान किया। कहते हैं जब कोई ईमानदारी से अपनी पावर का इस्तेमाल करे तो किसी के रुतबे के आगे झुकने की जरूरत नहीं पड़ती। सोनीपत के एसडीएम ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया। सीट बेल्ट ना लगाने पर एसडीएम प्रशांत पवार ने अपनी पावर दिखाते हुए जिला उपायुक्त की गाड़ी का ही चालान कर दिया। डीसी महोदय की गाड़ी का जो सीट बेल्ट ना लगाने पे, जो उनके ड्राइवर थे वो जा रहे थे गाड़ी में, सीट बेल्ट ना लगाने पे उनका चालान किया। आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी? जी बिल्कुल। एक हमने ये ड्राइव चलाने का एक उद्देश्य यही रहता है कि एक मैसेज जाए, ताकि उसको सिर्फ ये ना समझें कि हम चालान करें तो लोग लगाएं। हमारा इस ड्राइव को चलाने का उद्देश्य ये है कि लोग उसकी इम्पोर्टेंस को समझें और खुद ही उस चीज़ को अपनाएं। दरअसल ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए पुलिस विभाग ने मुहिम चलाई। उसी मुहिम के चलते पुलिस ने लघु सचिवालय के गेट से इसकी शुरुआत की, जिसमें न सिर्फ डीसी बल्कि नियमों के उल्लंघन में कई पुलिसकर्मियों के चालान काटे गए। सोनीपत से नितिन अंतिम, न्यूज़ 18 हरियाणा। और अपने बच्चों को किसी भी स्कूल में डालने से पहले इस बात की जांच पड़ताल जरूर करें कि स्कूल मान्यता प्राप्त है भी कि नहीं। हम आपको ये सुझाव देने पर क्यों मजबूर हुए, देखिए ये रिपोर्ट। निजी स्कूलों की मनमानी के कई मामले आपने सुने होंगे, लेकिन जो कहानी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो कुछ अलग है। गुरुग्राम के सेक्टर 57 नोबल हाई स्कूल प्रबंधन ने अचानक अभिभावकों को मैसेज किया और बताया कि स्कूल को बंद किया जा रहा है। इतना ही नहीं, पड़ताल में यह मालूम चला है कि स्कूल गैर मान्यता प्राप्त है और स्कूल के टीचर्स को तनख्वाह ना मिलने के बाद स्कूल में पढ़ाने वाला कोई नहीं। 10:30 बजे मैसेज आता है कि आपका ये स्कूल बंद हो रहा है और सेक्टर 40 में कंटिन्यू हो रहा है। ये बताइए, हमने इस स्कूल में एडमिशन क्यों कराया था? कि हमें ट्रांसपोर्टेशन हम चार्जेस देना नहीं चाहते थे, और एक साथ हमें 40 में भेज रहे हैं। कितना दूर हो जाएगा? जिसको गाड़ी ड्राइव नहीं करना आती है, जो पे नहीं कर सकता है ट्रांसपोर्ट चार्जेस, वो कैसे पे करेगा? फ्री ऑफ एजुकेशन की बात होती है, ये चैरिटी चलाती हैं, हमसे पैसे वसूले जाते हैं और पढ़ाई के नाम पे कुछ नहीं। अभी हमें मैसेज आया था 3 मंथ पहले कि आप हमें कैश में पैसे दें। अभिभावकों के सामने सवाल कई है। लाखों रुपए एडमिशन पर खर्च हुए, एडमिशन ऐसे स्कूल में करवाई जो घर के करीब हो, लेकिन अब इस खुलासे ने सबकी नींद उड़ा दी। अभिभावकों ने स्कूल के गेट पर 6 घंटे तक हंगामा किया, तो पुलिस से लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। मैं ये आश्वासन देती हूँ अंत में, क्योंकि मैं ना स्कूल के साथ हूँ ना टीचर्स का कोई मेरा मुद्दा है। मेरा मुद्दा है कि हमारे जो बच्चे हैं उनका कोई नुकसान ना हो, और उसके लिए मैं पूरी प्रयासरत हूँ। और हमारे बच्चे यहीं से एग्जाम देंगे, अगर नहीं देंगे तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। अधिकारियों ने जांच के बाद आश्वासन दिया कि मार्च तक स्कूल को बंद नहीं किया जाएगा, और इस पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट चंडीगढ़ शिक्षा विभाग को भेज दी गई है और बनती कार्रवाई जल्द अमल में लाई जाएगी। गुरुग्राम से धर्मवीर शर्मा, न्यूज़ 18 हरियाणा। इंसान का कुछ कर गुजरने का अगर जज्बा हो तो उसकी विकलांगता को भी वो मात दे सकता है। ये साबित कर दिखाया विजेंद्र और सोहन लाल ने। ये दोनों अपनी जिंदादिली से समाज में अपने जैसे लोगों की जिंदगी में उम्मीद का उजाला भर रहे हैं। जिंदगी के मुश्किल हालातों से हम आप में से कोई भी अछूता नहीं। हम में से कुछ लोग मुश्किलों से लड़कर जीवन में आगे बढ़ जाते हैं, तो कुछ मुश्किलों से घबराकर मायूस हो जाते हैं। करनाल के विजेंद्र और सोहनलाल मुश्किलों से हार कर मायूस होने वालों को नई राह दिखा रहे हैं।
भले ही ये आंखों से नहीं देख पाते, इनका अपना जीवन अंधेरे में है, पर अपनी हिम्मत से ये आज अपना और अपने परिवार का अच्छे से गुजर बसर कर रहे हैं। दोनों रेड क्रॉस दफ्तर में कुर्सियां तैयार करते हैं। जिंदगी को बहुत अच्छा महसूस करते हैं जी। हमने कोई दिक्कत नहीं। लगने से पहले गाड़ी में सामान बेचते थे रोहतक से दिल्ली, उससे पहले गांव में बाण बांटते थे। हम अपनी जिंदगी में कभी ये निराश नहीं मानी। अब भाई हम ब्लाइंड है, हम ब्लाइंड नहीं है, हमारी अंदर की आंखें दे रखी है मालिक ने। एक चीज ली है और तो दूसरी चीज दी है, हमारे को ज्ञान बहुत दिया है। हमारे को हम कभी ये निराश नहीं होते। हमें दिखाई नहीं देता, हमें दिखाई देता है। दोनों ने कभी अपनी अपंगता को अपनी राहों में रुकावट नहीं बनने दिया। इनका यही संदेश है कि भगवान और किस्मत के भरोसे रहने की बजाय खुद हिम्मत और जिंदादिली से जिंदगी जिएं। इनकी सरकार प्रशासन से एक ही मांग है कि सड़कों पर खुले पड़े मेन होल को बंद करवा दें, ताकि इनके जैसे बाकी लोगों को सहूलियत हो सके।